हेलो, हेलो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? प्लीज़ मेंशन येस एंड नो। जल्दी से जुड़ जाइएगा, आज का ये लाइव सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और इसमें हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की, यानी कि भारतीय भूगोल की जो भारत का भूगोल है, उसके बारे में आज हम इसमें बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं। ये एक काफ़ी इंटरैक्टिव सेशन रहने वाला है और इसमें हम बेसिक से एडवांस की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, उतना से ज़्यादा इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। जो भी बच्चे आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि मेजरली अगर हम बात करें, मैं यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करूँगा। अगर हम यहाँ पे बात करें, अभी हिमाचल प्रदेश में मुख्य तौर से एचपी टीजीटी आर्ट्स का एग्ज़ाम आने वाला है। एचपी टीजीटी आर्ट्स का एग्ज़ाम आने वाला है। यानी कि इसकी अभी नोटिफ़िकेशन नोटिफ़ाई की गई है और उसके बाद इसमें बहुत जल्द इसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाया जाएगा। दूसरा पॉइंट, जिन बच्चों ने एचपी सेक्टेट क्लरिकल का एग्ज़ाम दिया था और वो आगे अभी इसका जो रिज़ल्ट आएगा, अच्छा आए या कि किसी तरह का भी रिज़ल्ट रहे, उसके बाद नेक्स्ट उनके पास क्या अपॉर्च्युनिटी है, क्या उनको अपनी तैयारी स्टॉप कर लेनी चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए? तो उन्हें आगे ज़रूर बढ़ना चाहिए, दूसरे पेपर की तैयारी करनी चाहिए। इसी तरह से आने वाले समय में जो वैकेंसीज़ आएगी, वो कौन-सी आएगी? अलाइड सर्विस की वैकेंसीज़ भी आएगी। तो इसके साथ भी आप अपना पेपर की तैयारी कर सकते हैं, इसके पेपर के साथ भी आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो आगे बढ़ा सकते हैं। या दूसरे जो एग्ज़ाम रहते हैं, जैसे हमारे पास सिविल सर्विस में एचएएस का एग्ज़ाम आता है, तो उसका अगर प्रीलिम की बात करें तो इसमें प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि इस क्लास से आपको किसी भी तरह के डाउट्स रहने वाले हैं। आपके एवरी काइंड्स ऑफ डाउट क्लियर किए जाएँगे। ये क्लास शुरुआती दौर में आपको बेसिक लगेगी। कैसे लगेगी? बेसिक। और इसको हम बेसिक से ही पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और बेसिक से लेकर हम इसको आगे ले जाएँगे एडवांस लेवल में। इस क्लास में हम जो ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वो हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक तो हम इसमें थ्योरी बिल्ड करने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट, हम इसमें क्या करेंगे? थ्योरी बिल्ड करने का प्रयास करेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें क्या करेंगे हम? दूसरा हम ज्योग्राफी को आपको पता है कि किस तरह से समझना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट पार्ट रहता है वो होता रहता है मैप। वो कौन-सा पार्ट है हमारा प्यारे बच्चों? मैप। और इसको हम मैप के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे कि मैप में कहाँ पे कौन-सा पार्ट इंडिकेट करना है, किस पार्ट की बात हम कहाँ पे कर रहे हैं, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे थ्रू द मैप डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि आपका यहाँ पे वीकली आपका यहाँ पे क्या होगा? वीकली टेस्ट लिया जाएगा, जो दोनों मोड में होगा, वो ऑफ़लाइन में भी कंडक्ट करवाया जाएगा और दूसरा ऑनलाइन, यानी कि आपको एक लिंक जनरेट करके दिया जाएगा, उसमें आपको वो टेस्ट अटेम्प्ट करना है। क्या करना है आपको? वो टेस्ट अटेम्प्ट करना है और उसका जो रिज़ल्ट है, इमीडिएटली ही आपको वो मिल जाएगा। तो ये पूरी की पूरी हमारी कहानी रहने वाली है, आने वाले कुछ दिनों तक, जब तक कि हम इसमें थॉरोली समझ नहीं लेते चीज़ों को। तो प्यारे बच्चों, आज का जो ये सेशन है ज्योग्राफ़ी का, ये हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपनी प्रेज़ेंस दिखाएँ कि कितने बच्चे और कौन-कौन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो प्लीज़ आप एक बार यहाँ पे येस एंड नो, मेरी आवाज़ आ रही है आपको, मेंशन करिए। और अगर कोई भी डाउट आपका इन बिटवीन क्लास आता है तो आप उसको भी पूछ सकते हैं। यू कैन रेज़ योर क्वेश्चन इन बिटवीन दैट। और ये जो क्लास रहेगी, ये बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में इसको कंडक्ट किया जाएगा।
तो जल्दी से जल्दी आप जुड़े और शेयर करें इस सेशन को और साथ ही साथ अपनी प्रेज़ेंस भी यहाँ पे दिखाएँ, येस एंड नो करके। अगर मेरी आवाज़ किसी को नहीं आ रही तो आप नो लिखिए, अगर मेरी आवाज़ सभी को सही से आ रही है और सुन पा रहे हैं आप, स्क्रीन विज़िबल है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है तो आप येस करिए उसमें। तो मैं आगे क्लास को स्टार्ट करूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आ जाती है हमारे ज्योग्राफ़ी की, बेसिक की, इंट्रोडक्शन की। बेसिक इंट्रोडक्शन की हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना है जब भी हम ज्योग्राफ़ी की बात करते हैं कि ज्योग्राफ़ी है क्या? इसका हमें बेसिक मीनिंग आना चाहिए हमें इसका अर्थ समझ आना चाहिए कि जो ज्योग्राफ़ी है उसका मतलब क्या है? जब हम कभी किसी भी टॉपिक की बात करते हैं तो उसका श हमें इंट्रोडक्शन समझना ज़रूरी होता है। उसका एक मूलभूत जो उसका मतलब है या अर्थ है उसको समझ लेना ज़रूरी है। सब्जेक्ट मैटर को जब हमने समझ लिया, सब्जेक्ट की हमने जब भूमिका बाँध ली, तो उसके बाद उसके जो तथ्य हैं वो हमें स्वतः ही समझ आने शुरू हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ज्योग्राफ़ी की। जब हम ज्योग्राफ़ी की बात करते हैं, तो ज्योग्राफ़ी चलो ये तो जो इसका भूगोल का अर्थ है वो तो हम पढ़ ही लेंगे। लेकिन इससे पहले हमें एक चीज़ और देखनी होगी, कि जो ज्योग्राफ़ी है, इट इज़ नॉट दैट कि ओनली एंड ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट हियर अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड प्लेसेस ऑन द अर्थ। इसमें हम और भी बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं कि किस तरह से जो इंडियन सिविलाइज़ेशन है एंड कल्चर है, वो डेवलप हुआ है। इंडियन सिविलाइज़ेशन की अगर हम बात करें, इंडियन सिविलाइज़ेशन एंड कल्चर की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो ये किस तरह से डेवलप हुआ है, ये जो समय अनुसार धीरे-धीरे डेवलप हुआ है और इसमें भी जो कल्चर और सिविलाइज़ेशन है हमारी, ये ज्योग्राफिकली काफ़ी ज़्यादा वैरी करती है। अगर हम बात करेंगे इंडिया की, तो अगर हम इंडिया को मोटे-मोटे तौर से थोड़ा-सा इस तरह से इसका मैप ड्रॉ करें, ठीक है? ये मैंने एक रफ मैप ड्रॉ किया है। तो अगर हम यहाँ पे नॉर्दर्न की बात करेंगे नॉर्दर्न में, तो जो कल्चर है वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ का जो कल्चर रहेगा वो काफ़ी डिफरेंट रहेगा। अगर हम यहाँ पे साउथ की बात करें तो वहाँ का कल्चर डिफरेंट रहेगा। इट मीन्स कि जो ज्योग्राफ़ी है, वो कल्चर को भी इन्फ्लुएंस करती है। अगर हम यहाँ पे ईस्टर्न की बात करेंगे तो यहाँ का कल्चर आपको काफ़ी डिफरेंट दिखेगा और वेस्टर्न की करें तो वहाँ का कल्चर में भी डिफरेंसेस देखने को मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो भूगोल है, भूगोल हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात नहीं बताता। ज्योग्राफी में हम केवल और केवल मात्र हम ये नहीं पढ़ते कि क्या मिट्टी है, क्या रॉक्स है, सॉइल्स है या मिनरल्स है, इन चीज़ों के ऊपर ही हम बात नहीं करते। ज्योग्राफी में हम समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ की जो सिविलाइज़ेशन है, यहाँ का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, किसी भी देश का वो कितना डिफरेंस रखता है और क्यों रखता है। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे और ज्योग्राफी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट तो है ही है, साथ में ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। आइए शुरुआत करते हैं ज्योग्राफ़ी की शानदार क्लास के साथ। ज्योग्राफ़ी इज़ द स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि ज्योग्राफ़ी की जब हम बात करते हैं, तो ज्योग्राफ़ी में हम सबसे पहले जो पढ़ने का प्रयास करते हैं, वो हम अर्थ के सरफेस को समझने का प्रयास करते हैं। यानी कि हम ज्योग्राफ़ी में अर्थ सरफेस को समझने का इसमें प्रयास करेंगे। साथ ही साथ द प्लेसेस एंड द स्पेस ऑन इट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। तो मोटे-मोटे तौर से आप कह सकते हैं कि जो ज्योग्राफी है या भूगोल है, वो पृथ्वी की सतह है और उस पर स्थित स्थानों और उनके बीच के संबंधों का अध्ययन है और मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों को ये समझाता है। यानी कि जो मनुष्य है, मनुष्य यहाँ पे अपनी आर्थिक गतिविधियाँ, सामाजिक जो संबंध बनाता है और साथ ही साथ पर्यावरण के साथ जो वो इंटरेक्शन करता है, उसके बीच के जो संबंध है, उनको किस तरह से जोड़ा है, संजोया है, किस तरह से वो आपस में कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, उन सभी की जो तथ्यों की बात है, वो हम ज्योग्राफी में समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक क्लियर है पॉइंट? एवरीथिंग इज़ क्लियर टू एवरीवन? अगर हम यहाँ पे बात करें अगले पॉइंट की,
यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट, और जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है दैट इज़ आवर एटिमोलॉजी, यानी कि जो ज्योग्राफी शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करें, तो ज्योग्राफी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। कई बारी प्यारे बच्चों ये शब्द का जो विवरण है, ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि ज्योग्राफी शब्द कहाँ से आया है? तो इसको आप कहेंगे कि ये एक ग्रीक वर्ड है, जो कि हमारे पास जियो प्लस ग्राफी से मिलके बना है। यानी कि इसको 2 शब्दों में जोड़ के देख सकते हैं हम। एक को हम क्या कहेंगे? जियो, दूसरे को कहेंगे हम ग्राफी। जियो प्लस ग्राफी। अगर जियो की बात करें, तो जियो का मतलब होता है अर्थ, यानी कि धरती। अर्थ यानी कि धरती, और ग्राफी का मतलब होता है टू राइट और टू डिस्क्राइब, यानी कि विवरण, धरती का विवरण। आप इसको हिंदी में अगर समझे, तो ज्योग्राफी का लिटरल मीनिंग क्या बनेगा? लिटरल मीनिंग बनेगा ज्योग्राफी का कि धरती का विवरण। ठीक है? सो ज्योग्राफी डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ है, यानी कि पृथ्वी का विवरण या धरती का विवरण। दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द ज्योग्राफी। एटिमोलॉजी शब्द जो है हमारे पास है ज्योग्राफी। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा पॉइंट, मुझे ऐसा लगता है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आगे बढ़ेंगे हम। इसमें अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास दैट इज ब्रांचेज ऑफ द ज्योग्राफी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? है वेरियस ब्रांचेज ऑफ द ज्योग्राफी की बात करेंगे। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेज है। ब्रांचेज का मतलब है कि हम जो ज्योग्राफी है वो अलग-अलग फील्ड में स्टडी करते हैं। हम इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट में बात नहीं करते कि भाई ये क्या ह्यूमन ज्योग्राफी है या मानव भूगोल है या इंडियन ज्योग्राफी, भारत का जो भूगोल है उसी की हम बात कर रहे हैं इसमें। हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की बात करते हैं। तो हमने आसान आसान तरीके से समझने के लिए, आसान तरीके से समझने के लिए समझने के लिए अलग-अलग भागों में बाँटा है। इसके अलग-अलग डिपार्टमेंट बनाए हैं, और उन डिपार्टमेंट्स में जैसे हमारे पास पहला आ जाएगा फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि भौतिक भूगोल। अब जब भौतिक भूगोल की बात करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में हम ओनली एंड ओनली वी विल डिस्कस हियर अबाउट द लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन, सॉइल एंड रिवर्स। हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में? फिजिकल ज्योग्राफी में हम ओनली इसकी बात करेंगे, स्थल स्वरूप की बात करेंगे, जलवायु की बात करेंगे, वनस्पति की बात करेंगे, मिट्टी, नदियाँ आदि का इसमें अध्ययन किया जाएगा कि जो नदियाँ हैं, नदियों का उद्गम स्थान क्या है, कैसे वो अपना रास्ता बनाती है, ठीक है? इरोजन क्यों होता है, कौन-सी नदियाँ ज़्यादा इरोजन करती है, कौन-सी नदियाँ कम इरोजन करती है। वैसे ही हमारे पास वनस्पति है, ठीक है? वैसे ही हमारे पास जलवायु है, यानी कि क्लाइमेट है। क्लाइमेट जैसे अब आज की डेट में हम देख पा रहे हैं, एवरीवेयर वी विल फाइंड दैट क्लाइमेट इज़ गेटिंग चेंज्ड। और इसके पीछे के कारण क्या है, उन तथ्यों को समझना, ये हमारे क्लाइमेटोलॉजी का डिपार्टमेंट अलग से है। लैंड फॉर्म्स की बात करते हैं कि भई जैसे आप भारत की अगर हम बात करें, तो भारत में जो ज्योग्राफिक फीचर है, उसमें बहुत ही ज़्यादा विभिन्नताएँ पाई जाती है, डिफरेंसेस पाए जाते हैं, जहाँ पर आप एक तरफ हिमालय में बहुत ऊँचे-ऊँचे विशाल पर्वत देखने को मिलते हैं, वहीं पर आपको बहुत इसमें मैदान भी देखने को बड़े-बड़े मैदान भी देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे आपको रेगिस्तान जैसे थार मरुस्थल है, वो भी देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ आप इसमें प्लेट्यू भी देखेंगे। उसी के साथ-साथ आप इसमें क्या देखेंगे? कोस्टल लाइन देखेंगे, ठीक है? ये भी देखने को मिलेगा। तो एवरी काइंड्स ऑफ जियोग्राफिकल फीचर अगर आपको देखने हैं, तो वो भारत में मिलेंगे। जहाँ जैसे हमारे पास यहाँ पे कल्चर डिफरेंसेस है, वैसे ही जियोग्राफी डिफरेंसेस भी। हर तरह का यहाँ पे एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा आपको, ठीक है? ये बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पर समझने वाली बात है। आया समझ प्यारे बच्चों? उसके बाद ये फिजिकल ज्योग्राफी को हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हम बेसिकली किसकी बात करते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी में हम बात करेंगे कि यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी में दैट इज़ पॉपुलेशन, यानी कि जो मानव भूगोल है, इसमें हम जनसंख्या की बात करेंगे। पॉपुलेशन का मतलब क्या है? जनसंख्या। कल्चर यानी कि संस्कृति। सेटलमेंट यानी कि जो यहाँ पे सेटलमेंट है, बसाव है, मानव बसाव, बस्तियाँ किस तरह से यहाँ पे डेवलप हुई है, कहाँ पे, जैसे कि आप देख पाते हैं कि ज़्यादातर जो बस्तियाँ डेवलप हुई है, वो ज़्यादातर हमारे पास कहाँ हुई है? जैसे कि नदियों के किनारे पे।
अब इसके पीछे के जो कारण है वो क्या रहे, या दूसरी जो बस्तियाँ हुई है, वो ज़्यादातर ऐसी जगह पे हुई है जहाँ पे खनिज पदार्थ ज़्यादा थे, जैसे जंगल के नज़दीक, ठीक है? जहाँ पे काफ़ी घने जंगल थे, उसके आस-पास फिर बस्तियाँ बननी शुरू हो गई। ये क्या कारण है इसके? इन सभी चीज़ों को समझने का प्रयास हम ह्यूमन ज्योग्राफी में करते हैं। साथ ही साथ इसमें इकोनॉमी की भी बात करते हैं, अर्थव्यवस्था के अध्ययन की बात करते हैं। और तीसरा जो पॉइंट आता है दैट इज़ एनवायरमेंटल जियोग्राफी, पर्यावरणीय भूगोल। इसमें हम केवल और केवल मात्र पर्यावरण के साथ मानव संबंधों को समझने का प्रयास करते हैं, कि जो मानव है वो किस तरह से पर्यावरण के साथ अपने संबंध बनाए हैं। संबंध का मतलब है कि जो पर्यावरण में हमें उपलब्ध संसाधन है, रिसोर्सेज़ है, उसका जो दोहन है, एक्सप्लॉइटेशन है, वो किस तरह से किया जा रहा है। मानव किस तरह से अपने संसाधनों का उपयोग कर रहा है और क्या वो इस तरह से संसाधनों का उपयोग कर पा रहा है, जिससे कि वो संसाधनों का इस्तेमाल आज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तो करता है, और आने वाली जो फ्यूचर की ज़रूरतें हैं, क्या उसको पूरा करने के लिए भी कर पा रहा है? तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट इसमें हमारे पास एनवायरमेंटल जियोग्राफी में आता है। यहाँ तक क्लियर है? एवरी पॉइंट एंड कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टिल नाउ? हेलो डियर स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है? येस एंड नो प्लीज़ मेंशन योर प्रेजेंस हियर, येस एंड नो? येस, 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 एवरीवन इज़ saying yes, right, good. So, we will move next. We will move next. That is कि यहाँ पे हम रीजनल ज्योग्राफी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? तो नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टडी करेंगे रीजनल ज्योग्राफी, यानी कि क्षेत्रीय भूगोल। क्षेत्रीय भूगोल में बेसिकली हम क्या समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे पास जो कॉन्टिनेंट डिफरेंसेस है, वो किस तरह के डिफरेंसेस है। यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे कि इंडिया है, अफ्रीका है या हिमालयाज़ है। तो इसके बीच का जो डिफरेंसेस है, इसकी जो प्रेज़ेंस है, वो क्या है? ठीक है? तो ये किस तरह से अलग है या किस तरह से एक-दूसरे से जुड़े हैं। तो इन सभी डिफरेंसेस को हम रीजनल ज्योग्राफी के टॉपिक में पढ़ने का प्रयास करते हैं। मुझे यहाँ तक उम्मीद है प्यारे बच्चों की आपको समझ आ गया होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। यस, चलिए ठीक है लकी, मान्या, एवरीवन इज़ गेटिंग द पॉइंट, नीतिमा। आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे यहाँ से हम। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट रहेगा प्यारे बच्चों, दैट इज़ आवर इम्पोर्टेंस ऑफ द ज्योग्राफी। अभी तक हमने समझा वेरियस ब्रांचेस ऑफ द ज्योग्राफी, कि भाई हम जो ज्योग्राफी है वो अलग-अलग तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब इसके बाद हम ज्योग्राफी की जो इम्पोर्टेंस है या महत्वता है, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ज्योग्राफी को पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहले जो ज्योग्राफी की बात इम्पोर्टेंस की आती है, तो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड नेचुरल डिज़ास्टर। ये किसकी बात करता है? नेचुरल डिज़ास्टर को समझने में ये हमारी मदद करता है। जैसे कि अर्थक्वेक है, फ्लड है, साइक्लोन है, ये किस वजह से आते हैं? इनके आने के जो टाइमिंग है वो क्या रह सकती है, कब रह सकती है? फिर जैसे हम अर्थक्वेक की ही बात करें, अर्थक्वेक तो ऐसा कहीं पर हमें दिखता नहीं है, या इसके लिए कोई ऐसे कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है। लेकिन जब हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, हमें मालूम होता है कि अर्थक्वेक का एक जो महत्वपूर्ण कारण है, वो क्या हो सकता है? प्लेट का कोलिजन भी हो सकता है, टेक्टोनिक प्लेट्स है। जब वो एक-दूसरे से क्या करती है, यहाँ पे जिस मान लो कि ये 2 प्लेट्स है, ये इस तरह से एक-दूसरे की तरफ मूव ऑन कर रही है। अगर तो ये प्लेट सीधे तौर से इस तरह से चली जाती है और दूसरी प्लेट यहाँ से ऊपर की ओर टर्न हो जाती है, तो ये अब अपनी दिशा में चली गई। यहाँ पे किसी तरह का कोलाइड नहीं होगा। लेकिन जैसे अगर हमने यहाँ पे इंडिया की बात करें, ठीक है? तो हमारे पास ये कौन-सी प्लेट थी? यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास थी अ इंडियन प्लेट्स। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है? ये हमारे पास इंडियन प्लेट्स थी, ठीक है? और ऊपर को हमारे पास यहाँ पे कौन-सा था? तिब्बत वाला, ठीक है? पोर्शन। तो जो इंडियन प्लेट्स है वो किसके साथ टकरा गई? तिब्बत के साथ टकरा गई। लेकिन ये कुछ इस तरह से टकराई है, किस तरह से टकराई है? कि भई ये एक-दूसरे के अप्स एंड डाउन में इस तरह से टर्न ऑन नहीं हुई है। ये किस तरह से हुई है? इनका जो कोलिजन हुआ वो सिंपल इस तरह से, और ये इस तरह से यहाँ पे फँस गई है। अब ये क्या कर रही है? एक-दूसरे को पुश कर रही है, ठीक है? ये इसको नीचे प्रेस करने का प्रयास कर रही है और ये ऊपर उठा रही है। और आपने देखा होगा कि जो हिमालय है, हम ये बार-बार बात करते हैं कि जो हिमालय है वो हर साल कुछ सेंटीमीटर ऊपर बढ़ रहा है। यानी कि इसको देखें तो 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से जो हिमालय है वो प्रत्येक वर्ष ऊपर की ओर उठ रहा है।
तो अगर ये हिमालय ऊपर उठ रहा है तो ये इसका कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ एक है कि जो यहाँ की जो प्लेट है, ये इसको ऊपर उठा रही है, इसको ऊपर की ओर पुश कर रही है। इसकी वजह से हिमालय क्या है, लगातार ऊपर की ओर उठ रहा है, ठीक है? जब ये ऊपर की ओर उठेगा और ये मान लो कि अगर लगातार ये इस तरह से एक-दूसरे को कोलाइड करते जाएँगे, तो अगर ब्रेक आ जाए इसमें किसी तरह से कोई भी इसमें कोलाइड या इसमें क्रैम्प्स आ जाए, तो ये हिलेगी, प्लेट्स क्या करेगी अपने आप को शेक करेगी और इस शेक की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिमालयज़ में या नॉर्दर्न इंडिया में अर्थक्वेक आ सकता है। ये एक मेजर कारण बन सकता है। इसको समझने के लिए भी हमें क्या चाहिए, ज्योग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा आता है गाइड अर्बन प्लानिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। ज्योग्राफी में ही हम ये भी समझने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा शहरीकरण है, वो शहरीकरण किस तरह से होगा, शहर में किस तरह की योजनाएँ अपनानी चाहिए या किस तरह की योजनाओं को हमें इसमें लागू करना चाहिए, ताकि हम शहर का नियोजन प्लानिंग अच्छी तरह से कर सकें। और दूसरा यहाँ पे जो रिसोर्स मैनेजमेंट है या संसाधन का प्रबंधन है, वो बहुत रोल प्ले करता है कि भई जो हमारे संसाधन हैं, क्या हम उसका दोहन सही तरीके से कर पा रहे हैं? क्या हम उसमें सस्टेनेबल वे में उसको यानी कि आप बोल सकते हैं संस्थागत तरीके से क्या हम उसको चला पा रहे हैं? कि हम क्या बोलेंगे इसको सतत तरीके से, सतत, ठीक है? सतत का मतलब क्या? सस्टेनेबल, सस्टेनेबल का मतलब है कि जो ज़रूरतें हम आज पूरी कर रहे हैं, उन्हीं ज़रूरतों को हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, क्या वो उन्हीं संसाधनों को यूज़ करके पूरा कर सकती है या हम अपने संसाधनों का अति का उपयोग करके उसे आज की ज़रूरतों में ही खत्म कर देंगे। हमें क्या करना है कि हमें अपने संसाधनों का जो प्रबंधन है वो इस तरह से करना कि जो हमारी आज की ज़रूरतें तो पूरी हो, लेकिन जो फ्यूचर की जो ज़रूरतें हैं उसके लिए भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध रहने चाहिए। ये इसका एक बहुत बड़ा पॉइंट रहता है। यहाँ पर ज्योग्राफी इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिर तीसरा जो पॉइंट है दैट इज़ एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल रिलेशन। यानी कि जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो ज्योग्राफी में हम ये भी समझने का प्रयास करते हैं कि जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, क्योंकि हमारे क्या होते हैं बॉर्डर लाइन है। जैसे कि अगर हम अभी बात करें, तो हाल-फिलहाल में लगातार हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ होता है? इंटरनेशनल बॉर्डर पे हमारा जो पड़ोसी देश है, जैसे कि हम इसमें बात करते हैं किसकी? पाकिस्तान की बात करते हैं, ठीक है? किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ठीक है? पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये ज्योग्राफी की बॉर्डर के बेसिस पे हमें किस तरह से दूसरे देश के साथ अगर हमारे पास जो बॉर्डर लाइन है वो सही से मैनेज है, तो हमारे पास अच्छे रिलेशन हो सकते हैं। अगर इसमें कोई कन्फ्लिक्शन है, तो हमारे पास ये रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते। अगर हम इसका एग्ज़ाम्पल लें, अच्छे रिलेशन हमारे किसके साथ है? भूटान के साथ है। भूटान के साथ हमारा बॉर्डर शेयर होता है। उनके साथ कोई भी किसी भी तरह का ज़्यादा हमें कोई कन्फ्लिक्शन देखने को नहीं मिलता है। वहीं नेपाल के साथ भी अच्छी रिलेशन है, बीच में थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो जाता है। उतना एक्सक्यूज़ भी किया जा सकता है, उतना बियर भी किया जा सकता है, ठीक है? बट बाकी हम दोनों देशों पड़ोसी देशों के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन है। लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारे उतने ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन हो नहीं पाए कभी। हमने प्रयास किए, लगातार प्रयास किए, और उसके बदले हमें क्या देखना पड़ा? वॉर एंड वॉर। बाकी कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। जब भी हमने प्रयास किया पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाने का, तो उन्होंने हमारे साथ उसमें धोखा ही दिया। चाहे वो 1971 की बात है, चाहे 1965 की बात है, चाहे वो 1999 की बात है, और हाल-फिलहाल में तो अभी आपने हाल पाकिस्तान के देखे ही है। तो ये सारी की सारी जो कहानी आती है, ये हमारे पास इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात आती है और ज्योग्राफिकल अगर आप इसमें बॉर्डर है, उसको अगर आपने सही से मैनेज किया है, तो आप के संबंध भी अच्छे होंगे, नहीं है तो कॉन्फ्लिक्टिंग है तो रिलेशन हमेशा कॉन्फ्लिक्टिंग बने रहेंगे। दूसरा आर्थिक विकास में ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं। तीसरा लास्ट एंड आखिरी पॉइंट है जो दैट इज़ डेवलप्स स्पेशियल अवेयरनेस एंड मैप रीडिंग स्किल्स। यानी कि अगर आपको ज्योग्राफी की अच्छी नॉलेज है, तो ज्योग्राफी की अच्छी नॉलेज की वजह से आपकी जो रीडिंग है, रीडिंग किसकी? मैपिंग की। अगर मान लो कि रेड क्लिफ के पास जब रेड क्लिफ थे, उनको जब ये ज़िम्मेवारी दी गई कि भई आप भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर लाइन ड्रा करो, तो उनको उस समय उसकी उतनी ख़ासी उनकी जो टीम थी, उनको ख़ासी नॉलेज नहीं थी। तो इसीलिए उन्होंने जहाँ-जहाँ से उनका दिल करा, वहाँ उनको एक प्रॉपर मैपिंग नहीं आती थी। इसीलिए उन्होंने जो बॉर्डर है वो थोड़ा-सा रफ़ ड्रा किया भारत और पाकिस्तान के बीच, जो कि आज की डेट में हमारे लिए एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना हुआ है। अगर उनको अच्छी नॉलेज होती तो शायद ये कॉन्फ्लिक्ट होते नहीं, वो अच्छी तरह से इसको पहले ही सोच समझ के बना लेते और आज की डेट में भारत के पास ऐसी कोई समस्या देखने को ना मिलती।
तो इस तरह से ये भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है कि जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में मैप रीडिंग की स्किल्स डेवलप करता है और साथ ही साथ हमारे पास जो इसमें हमारे पास प्लेसेस है उसके बारे में अवेयरनेस बताता है कि भाई कौन से प्लेस कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट में, दैट इज आवर मॉडर्न टूल्स इन ज्योग्राफी। हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? मॉडर्न टूल्स इन ज्योग्राफी की। जैसे-जैसे देखो कोई भी सब्जेक्ट मैटर है वो आगे बढ़ता है, अपने आप को डेवलप करता है, तो उसकी जो यूज़ है वो भी बढ़ते हैं और साथ ही साथ यूज़ करने के जो तरीके हैं वो भी चेंज होते हैं। तो आज की डेट में आधुनिक समय में हमारे पास जो यूज़ है ज्योग्राफी के वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, तो इसके लिए यूज़ के लिए टूल्स भी हमने एडवांस किए हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो टूल आता है दैट इज़ जीआईएस। ये कई बार इसमें फुल फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है कि भाई जीआईएस की फुल फॉर्म क्या है? कई बार ये पूछा गया पेपर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो उसमें ये इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए आपको इसके फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम। एक तो हमने ये डेवलप किया जीआईएस किया है, दूसरा रिमोट सेंसिंग, तीसरा है जीपीएस जिसको वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते हैं, चौथा हमारे पास डिजिटल मैपिंग आ जाएगा। ये सभी हमारे क्या है आधुनिक तकनीकी है जिससे हम क्या है अलग-अलग जगह के क्षेत्रों की जो जानकारी है वो एकत्रित करने में सक्षम हो पाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा प्यारे बच्चों, दैट इज़ आवर रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट। भाई इसका जो संबंध है दूसरे सब्जेक्ट के साथ किस तरह से, कौन-कौन से सब्जेक्ट के साथ जो ज्योग्राफी अपना संबंध स्थापित करती है। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है और एनवायरमेंटल साइंस है। सभी के साथ ये कहीं न कहीं संबंधित है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ते हैं हम, दूसरा जियोपॉलिटिक्स पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है? और हिस्टोरिकल ज्योग्राफी भी हम इसमें समझने का प्रयास करते हैं कि जो हिस्टोरिकली जो ज्योग्राफी है वो कैसी थी, कैसे हमारे जो कॉन्टिनेंट्स थे वो आपस में जुड़े थे। जैसे हम अगर बात कर लें यहाँ पे यूरेशिया, ठीक है? इसकी लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड की। जैसे हम पैंजिया जब ब्रेक हुआ तो इसमें ये 2 पार्ट्स में एक गोंडवाना लैंड बना, दूसरा कौन-सा बना? लॉरेशिया बना। ये फिर फर्दर ब्रेक हुए और ये अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड हुए और बाद में जाके ये 7 कॉन्टिनेंट्स बन गए। तो ये इसकी जो ये हिस्ट्री है, तो इसको हम कहाँ से पढ़ेंगे? फिर हमारे पास इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स दिए गए और इसकी एविडेंसेस है। तो एविडेंसेस हमारे पास इतिहास में बन दर्ज होते हैं। इतिहास से हम जो तथ्य है उसको उठाते हैं और आगे हम इसमें जानकारी एकत्रित करने में सहायता लेते हैं। ये यहाँ तक की जो जानकारी है, कैसी लगी आपको बच्चों? यहाँ तक के कोई अगर आपको डाउट लगा है, समझने में कोई दिक्कत आई है, तो आप मुझे बता सकते हैं। और इसके बाद वाला जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक बताएँ आप? एवरीथिंग इज़ क्लियर? समझ आया? तो आगे बढ़ेंगे हम। आगे जो हमारा टॉपिक चलेगा, क्लियर है? यस, ममता लकी, क्लियर है? चलिए, आगे बढ़ेंगे हम। आगे जो हमारे पास पॉइंट है, दैट पॉइंट इज़ इंडिया का मैप है और इसमें हम देखेंगे कि जो इंडिया है, वो जियोग्राफिकली डिफरेंट कंट्री इंटरनेशनल कंट्री के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है और इसका सी के साथ भी शेयर करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमारे पास यहाँ पे जो ये इधर देखेंगे आप वेस्टर्न में, नॉर्थ वेस्टर्न में, यहाँ पे आपको पाकिस्तान दिखेगा, अफ़गानिस्तान दिखेगा। 2 देश यहाँ पे दिखे आपको, कौन-कौन से दिखे? पाकिस्तान दिखा, अफ़गानिस्तान दिखा और इधर जाके आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास चाइना है। चाइना से नीचे आएँगे तो यहाँ पे नेपाल है। नेपाल से इधर जाएँगे तो यहाँ पे हमारे पास भूटान है। भूटान से थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? बांग्लादेश आ जाएगा और बांग्लादेश के साथ अगर हम थोड़े से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे म्यांमार, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? म्यांमार या बर्मा, ठीक है? तो ये हमारे पास ज्योग्राफिकल
जो बॉर्डर है या कंट्रीज़ है, जो हमारे भारत देश को के आस-पास है या पड़ोसी देश है, ये हमारे पास इसमें मुख्य तौर से आएगी। और यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो है, ये समुद्र है। ये क्या है ये? समुद्र। और इसको हम क्या कहते हैं? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये क्या हमारे पास बंगाल की खाड़ी है और इधर को हमारे पास क्या है? अरेबियन सी है। इसको क्या बोलते हैं? अरब सागर या अरेबियन सी। और इन दोनों को अगर हम जोड़े, ठीक है, इन दोनों को जोड़ के जो ये पूरा का पूरा सागर बनेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? इंडियन ओशन कहते हैं या इसको हम हिंद सागर कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? हिंद महासागर भी कहते हैं। ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर हुए पॉइंट? ये हमारे पास बेसिक पॉइंट है। अब यहाँ से हमने क्या समझने का प्रयास करना है, जो हमारे पास यहाँ पे अफ़गानिस्तान है प्यारे बच्चों, अफ़गानिस्तान भारत के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है वो केवल और केवल मात्र 106 किलोमीटर का दूरी पे बॉर्डर शेयर करता है। मतलब कि 106 किलोमीटर लंबा यहाँ पे बॉर्डर भारत के साथ अफ़गानिस्तान का लगता है। कितना बॉर्डर है? 106 किलोमीटर। और हम दूसरी तरफ अगर हम आते हैं यहाँ पे, तो इंडिया और पाकिस्तान की अगर बात करें, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर लाइन है, वो रहेगी 3,323 किलोमीटर। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर लाइन है, वो कितनी है? 3,323 किलोमीटर। कितना है? 3,323 किलोमीटर। ये किसकी बॉर्डर लाइन है? ये है पाकिस्तान की। ठीक है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच कितना बॉर्डर लाइन है? 3,323 किलोमीटर। और प्यारे बच्चों, जो अफ़गानिस्तान है वो इसमें ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सबसे छोटा बॉर्डर लाइन शेयर जो किया जाता है भारत के साथ, वो अफ़गानिस्तान के द्वारा ही किया जाता है। ये भी आपने याद रखना है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। काफ़ी पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और अगर हम आगे बढ़े, तो यहाँ पर हमारे पास लद्दाख में, ठीक है? ऊपर को अगर हम यहाँ पे चले जाएँगे, इस बॉर्डर लाइन में चले जाएँगे, तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट देखने को मिलेगा, ठीक है? कहाँ पे? काराकोरम रेंज है, ठीक है? काराकोरम रेंज सबसे पहले या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि काराकोरम रेंज है। काराकोरम रेंज, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? काराकोरम रेंज के या इसको श्रृंखला भी बोलते हैं। यहाँ पे जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है उसका नाम दिया जाता है इंदिरा कोल। कौन-सा पॉइंट दिया जाता है इसको? इसका जो नाम दिया जाता है प्यारे बच्चों, दैट इज़ इंदिरा कोल। इसका नाम क्या दिया जाएगा? इंदिरा कोल दिया जाएगा और ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है भारत का। और यहाँ पर अगर ऊँचाई की बात करें इंदिरा कोल के पॉइंट की, तो वो उसकी ऊँचाई रहेगी 5,764 मीटर, 5,764 मीटर है, ठीक है? ये इसकी कुल ऊँचाई है। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चाइना के साथ बढ़ेंगे, तो जो चाइना है, चाइना अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग जो बॉर्डर है वो शेयर करता है, ठीक है? जो हम यहाँ पे अगर बात करें, कहाँ पे बात कर रहे हैं हम? इस बॉर्डर लाइन पे बात कर रहे हैं उत्तराखंड के साथ, ये वाला जो पोर्शन है। यहाँ पे जो इंडिया और सीनो, यहाँ पे क्या लिखेंगे? सीनो इंडिया। क्या लिखना है आपने? सीनो इंडिया का जो बॉर्डर है, वो कितना है? 3,488 किलोमीटर। कितना बॉर्डर शेयर करता है? 3,488 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। और इसके बाद इंडिया नेपाल की बात करें, इंडिया और नेपाल की अगर हम बात करें बॉर्डर की, तो ये 1751 किलोमीटर है। कितना? 1751, 1751 किलोमीटर। और आगे बढ़ेंगे थोड़े से, नेपाल से हम आगे जाए भूटान की तरफ, जो भूटान का जो बॉर्डर है, वो रहेगा हमारे पास 699 किलोमीटर। कितना? 699 किलोमीटर इसका बॉर्डर है। और इसके बाद आगे बढ़े, तो यहाँ से बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश जो बॉर्डर शेयर करता है, वो रहेगा 4,096। कितना रहेगा? 4,096 किलोमीटर। कौन शेयर करता है? बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है। और इसी तरह से म्यांमार की अगर हम बात करें, म्यांमार, तो इसका जो बॉर्डर है वो है 1643 किलोमीटर। कितना है? 1643 किलोमीटर, यानी कि 1,643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर ये बॉर्डर शेयर करता है। और इसी तरह से यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एक ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट आता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट बोलेंगे। और इस ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट का नाम है किबिथु। क्या है? किबिथु, किबिथु, किबिथु है। और ये सबसे ईस्टर्न पॉइंट है। आपसे पूछा जाता है कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन-सा है? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन-सा है? तो अरुणाचल प्रदेश में किबिथु है। और ये जो पॉइंट है, ये है जो एक्सिस्ट करता है, दैट इज़
अरुणाचल प्रदेश में। और इसके बाद यहाँ पर जो इसका जो अगर आप अक्षांश और देशांतर की बात करें तो ये हमारे पास यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट पे एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पर ये कितने डिग्री पे एग्जिस्ट करता है? इंदिराकोल 37 डिग्री 6 मिनट पे एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से अगर हम इसमें साउदर्न पॉइंट की भी बात करें तो एक साथ ही इसको मैं पढ़ा देता हूँ। साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, यहाँ कन्याकुमारी आता है। लैंड फॉर्म में कौन आता है? कन्याकुमारी। यहाँ पे तो कन्याकुमारी है, लेकिन आगे जाके अगर हम इसमें इसकी बात करें, अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो यहाँ पे इंदिरा पॉइंट आता है। अंडमान एंड निकोबार में कौन आता है? इंदिरा पॉइंट आता है, ठीक है, जो कि हमारे पास लास्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, कहाँ पे हमारे पास है? अंडमान एंड निकोबार में है। और इसके बाद ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो इट इज 8 डिग्री 4 मिनट्स। ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, 8 डिग्री 4 मिनट। और यहाँ पे गुहार मोती या गुहार माता कहाँ पे आ जाता है हमारे पास? है गुजरात में। गुजरात में जो वेस्टर्न पॉइंट है तो उसका नाम है गुहार माता। क्या है इसका नाम? गुहार माता, गुहार माता या मोती। ठीक है, गुहार मोती या गुहार माता, इस तरह से इसका नाम, या मोटा, इस तरह से इसका नाम लिया जाता है। और ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ये कैसा हमारे पास है? वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। और इट एग्जिस्ट एट दी 68 डिग्री एंड 7 मिनट। ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? 68 डिग्री 7 मिनट पे एग्जिस्ट करता है। और इस तरह से जो हमारे पास, अगर अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहा था मैं, बॉर्डर लाइन मैंने सभी कंट्री की बता दी। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पे पहला पॉइंट हो जाए नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट आ जाएगा आपके पास है कौन सा? इंदिरा कोल। कौन सा आ गया? इंदिरा कोल। साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा आएगा? साउथ का, ठीक है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट वो आ जाएगा इन लैंड में, ज्योग्राफिकल बाउंड्री में, तो कन्याकुमारी आएगा। कौन सा आएगा? कन्याकुमारी। या अगर हम इसको इसमें आइलैंड में बात करें तो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार में है, ठीक है। और इसके बाद अगर ईस्टर्न की बात करें, ईस्ट की बात करें, ईस्ट में हमारे पास कौन सा? किबीथू। तो क्या लिख सकते हैं? किबीथू, ठीक है। ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। और अगर हम वेस्टर्न की बात करें, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमारे पास आता है गुजरात में। गुजरात में गुहार माता। गुजरात में क्या है? गुहार मा, माता या इसमें मोटी, आप इसमें मोती, गुहार मोती, इस तरह से आप इसका नाम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट में। और इसके बाद अगर इसमें देखेंगे तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर लाइन है। अगर हम इसमें सबसे बड़े बॉर्डर लाइन की बात करें तो वो हमारे पास बांग्लादेश आता है। कौन सा आता है? बांग्लादेश। कौन सा आएगा? बांग्लादेश। और अगर इसमें शॉर्टेस्ट की बात करें, सबसे छोटा जो बॉर्डर लाइन है वो आपका आएगा अफगानिस्तान। कौन सा आएगा? अफगानिस्तान आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। और अब यहाँ पर अगर हम बात करें नॉर्थ टू साउथ, यहाँ पे किसकी बात करें? नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो ये लाइन है, ये लाइन, ठीक है, ये इसकी कुल दूरी कितनी है? इसकी जो कुल दूरी रहेगी प्यारे बच्चों, नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर है, ये रहेगा 3214 किलोमीटर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कितना है? 3214 किलोमीटर है। और इसी तरह से पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, इसका मतलब क्या बना? पश्चिम से पूरब यानी कि वेस्ट से लेकर ईस्ट तक कुल दूरी कितनी है? इसको आप बोलते हैं वेस्ट ईस्ट या ईस्ट वेस्ट या वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर की जो टोटल लेंथ रहेगी वो रहेगी आपकी 2933 किलोमीटर। कितना रहेगा? 2933 किलोमीटर रहेगा। 2933 किलोमीटर है, ये इसका पूरा का पूरा पॉइंट आता है। तो ये मेजर पॉइंट्स थे हमारे पास यहाँ पे, जो कि आपने समझे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हैं। इज देयर एनी डाउट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट? लेट मी नो। मुझे आप बताएं, आपको समझ आया या आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं प्यारे बच्चों। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? So we will continue with the next part. We will continue with the next part, that is, अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, ठीक है, मैप से ही हम थोड़ा सा समझने का प्रयास फर्दर करेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पे
हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास जो भारत है, भारत से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। एक लाइन है जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, वो भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है और रेखा का नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इसको बोलते हैं कर्क रेखा। हिंदी में क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से जाती है? भारत के 8 राज्यों से होके ये जाती है और उसमें 8 राज्यों में कौन-कौन से आते हैं? आपका सबसे पहला तो ये गुजरात आ जाएगा। ये लाइन यहाँ से ड्रॉ होगी तो ये गुजरात से जाएगी। गुजरात के बाद ये आगे बढ़ेगी तो कहाँ चली जाएगी? ये यहाँ से थोड़ा-सा यहाँ से राजस्थान से होके आगे निकलेगी। आगे राजस्थान से ये निकल जाएगी तो आगे आपका मध्य प्रदेश में चली जाएगी। मध्य प्रदेश को आगे टच करती हुई फिर आगे ये छत्तीसगढ़ को भी टच करेगी यहाँ पे, ये वाला जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया। छत्तीसगढ़ के बाद ये झारखंड को भी टच करेगी। झारखंड के बाद ये किसको करेगी? अब आपका वेस्ट बंगाल, ये वाला वेस्ट बंगाल है, इसको भी ये टच करेगी। वेस्ट बंगाल से जब आगे निकलेगी तो आगे ये कहाँ पे चली जाएगी? यहाँ पे त्रिपुरा, ठीक है? त्रिपुरा को टच करेगी और त्रिपुरा के बाद लास्ट जो स्टेट है वो मिज़ोरम है। तो इस तरह से हमारे पास कुल 8 राज्यों से होके हमारी कर्क रेखा आगे जाती है। ठीक है? तो 8 राज्य कौन-कौन से बन गए इसमें? एक तो इसमें आपका गुजरात आ गया, दूसरा कौन-सा आ गया आपके पास इसमें? राजस्थान आ गया, गुजरात के बाद कौन-सा आ गया? राजस्थान आ गया। फिर आपका कौन-सा आ जाएगा? मध्य प्रदेश आ जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद क्या आ जाएगा आपका? छत्तीसगढ़ आ जाएगा। छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड आ जाएगा। झारखंड के बाद आपका वेस्ट बंगाल आ जाएगा और वेस्ट बंगाल के बाद आपका त्रिपुरा एंड मिज़ोरम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? त्रिपुरा एंड मिज़ोरम, ठीक है? तो ये कुल 8 राज्यों हैं जहाँ से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। तो आपसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? चलो ये तो आपने पढ़ा भी होगा कि भैया आपके 8 राज्यों से होके कर्क रेखा जाती है। बात यहाँ पे पढ़ने की नहीं है, बात यहाँ पे है समझने की, ठीक है? तो समझना क्या आपने कि भई यहाँ पर ये जो रेखा गुज़रती है, तो ये किन राज्यों से होके गुज़रती है और इसके बेसिस पे कौन से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझने हैं हमने, तो क्वेश्चन के बेसिस पे यहाँ पे क्या क्वेश्चन रेज़ होता है, यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है कि जो कर्क रेखा है, ठीक है? पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या बोलेंगे आप इसको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो उसको मतलब कि उसमें क्या बोलेंगे? वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट प्रॉपर ऑर्डर में राइट करिए, प्रॉपर ऑर्डर में लिखिए। एक तो ये क्वेश्चन आता है, ये आया है पहले भी। एक तो ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा कौन-सा क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों? जो दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा इसमें क्वेश्चन आता है कि इसमें मतलब कि इसको आपको क्या होता है कि इसको अरेंज करना होता है, ठीक है? अरेंज करना होता है। आपके पास यहाँ पे दिया जाता है कि जो ज्योग्राफिकली आप देख सकते हैं कि भई इसका जो लैंड है, लैंड के एरिया वाइज़, ठीक है? क्या पूछा जाएगा? ज्योग्राफिकल लैंड एरिया वाइज़ के क्षेत्रफल के आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े राज्यों कौन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है। तीसरा इसमें पॉपुलेशन वाइज़ भी पूछा जाता है, जनसंख्या के आधार पे। जनसंख्या या पॉपुलेशन के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे या पॉपुलेशन के आधार पे कौन-कौन से राज्य इसमें आते हैं। ये क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं। हालाँकि क्वेश्चन वही है कि 8 राज्य आते हैं, पर इसमें क्या पूछ लिया? पॉपुलेशन भी पूछ लिया आपसे, क्षेत्रफल भी पूछ लिया आपसे और इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी पूछ लिया। ये अलग-अलग तरीके क्वेश्चन पूछने के रहते हैं प्यारे बच्चों। अगर ये तरीके आपको आ गए, तो आपको पढ़ना भी आ जाएगा, समझना भी आ जाएगा और पेपर को अटेम्प्ट करना भी आ जाएगा। राइट? तो यहाँ तक मुझे लगता है कि समझ आ चुका है आपको ये वाला पॉइंट, ठीक है? और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, आगे हमने इसमें क्या पढ़ना है?
हमने इसमें पढ़ना है कि अब यहाँ पे जो टोटल अगर हम इसमें बात करें मैप में थोड़ा-सा समझने का प्रयास करते हैं। तो भारत में कुल कितने राज्यों हैं? भारत में कुल राज्यों हैं 28। कितने राज्य हैं? 28 और ये तो हो गए स्टेट। कितने राज्य हैं? 28 और यूनियन टेरिटरी कितनी है? ये भी 8 है। 8 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉर्दर्न मोस्ट जो स्टेट है इंडिया की वो कौन-सी है? अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे आंसर दीजिए मुझे आप प्यारे बच्चों कि भारत की मैप भी आपके सामने ओपन है और इस मैप में आपने देखना है कि भारत की सबसे नॉर्थ में कौन-सा राज्य आता है? नॉर्थ में कौन-सा राज्य आता है? नॉर्थ की हम इसमें नॉर्थ वेस्ट नहीं बोलेंगे, सिंपल नॉर्थ में पूछा जाए अगर आपसे, तो कौन-सा राज्य आएगा? रिप्लाई फास्ट, जल्दी से आप बताएँ। मैप आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है। आपने बस आंसर देना है मुझे। रिप्लाई करिए। अगर आपकी एंगेजमेंट इसमें बनी रहेगी लाइव क्लास में, तो और लंबी क्लास जा सकती है और अच्छा पढ़ाया जा सकता है और मोटिवेशन आता है पढ़ाने का प्यारे बच्चों। जितना आप ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा पढ़ाने में हेल्प मिलेगा, ठीक है? बताएँ आप इसमें लिखिए, आपको कौन-सा राज्य लगता है? नॉर्थ में सबसे नॉर्दर्न स्टेट कौन-सी है इंडिया? Nobody is replying. Nobody knows the answer. हिमाचल प्रदेश। इशिता ने रिप्लाई दिया है हिमाचल प्रदेश। तो लद्दाख नहीं है इशिता क्या? लद्दाख तो है ऊपर, यहाँ पे लद्दाख भी तो है, ठीक है? बताइए और बताइए चलो ठीक है, इशिता ने बहुत अच्छा प्रयास किया। बहुत ही सराहनीय प्रयास किया इशिता ने। बताएँ इशिता, के अलावा और ब बाकी स्टूडेंट्स भी अपना जवाब दें। बोलिए, क्या आएगा इसका आंसर? बाकी किसी बच्चे को कोई पता नहीं लग रहा? तो इसका राइट आंसर भी हिमाचल प्रदेश ही रहेगा। कौन-सा रहेगा? हिमाचल प्रदेश रहेगा। क्यों? क्योंकि जो लद्दाख है ये हमारी क्या है? यूटी है। तो मैंने सवाल क्या पूछा था? नॉर्दर्न स्टेट पूछा था, तो स्टेट में हिमाचल प्रदेश आएगा और अगर यूटी में पूछा जाएगा, नॉर्दर्न यूटी, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा? लद्दाख आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बच्चे, तो इसका आपने ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है? ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा। इसके बाद हम यहाँ पे 28 और 8 राज्यों के बाद हम ये देखेंगे कि जो जो हमने अभी देखा था, कुल जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्री थी, इमीडिएट जो नेबरिंग कंट्री है, तो वो हमारे भारत के साथ किसके साथ कौन-सा बॉर्डर लाइन बनाती है। अभी हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे दैट इज़ आवर नेपाल। सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे? नेपाल से स्टार्ट करेंगे। नेपाल के साथ भारत का जो राज्य है, कौन-कौन से ऐसे राज्य है। हाँ जी, दोनों यूटी है, ठीक है? जे एंड के एंड लद्दाख दोनों यूटी है, इसलिए हमारे पास जो नॉर्दर्न मोस्ट जो स्टेट आती है, वो हमारे पास हिमाचल प्रदेश रहेगी। ठीक है इशिता? तो ये आपका सही आंसर था। आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आगे जो हमारे पास है, राज्य है, ठीक है? कि भाई जो भारत के राज्य है, वो अलग-अलग तरीके से वैसे तो मैं मैप में भी बता सकता हूँ यहाँ पे आपको, ठीक है? तो मैप में अगर आप अच्छे से समझ जाएँ, तो और ज़्यादा ईज़ी रहेगा। और अगर नहीं आता समझ अगर हमें नेपाल की बात करी, तो नेपाल का जो बॉर्डर है, तो सबसे पहले आप देखिए नेपाल का बॉर्डर किसके साथ शेयर होता है यहाँ पे? उत्तराखंड के साथ शेयर होता है। पहला बॉर्डर किसके साथ शेयर कर रहा है? नेपाल, उत्तराखंड के साथ यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रहा है। जो दूसरा राज्य है, दूसरा राज्य आपके पास कौन-सा आ गया? उत्तर प्रदेश आ गया। दूसरा कौन-सा राज्य आ गया आपके पास? उत्तर प्रदेश यहाँ पे राज्य आ गया। ठीक है? नेपाल के ही साथ, ठीक है? अभी आपने देखना ना यहाँ पे लिखते जाना आपने इस तरह से, ये नेपाल लिख लिया आपने जैसे मान लो, नेपाल के साथ पहला आ गया आपका उत्तराखंड, दूसरा आ गया उत्तर प्रदेश, फिर तीसरा क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे? तीसरा आ जाएगा आपके पास यहाँ पे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? बिहार, ठीक है?
फिर क्या आ गया आपके पास यहाँ पे? बिहार आ गया, ये भी नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करता है। और बिहार के बाद आपके आगे बढ़ेंगे थोड़ा-सा, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा आपका? वेस्ट बंगाल, ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला। तो यहाँ पे क्या है? ये वेस्ट बंगाल दिख रहा है। इस तरह से ये वेस्ट बंगाल के साथ भी नेपाल अपना बॉर्डर शेयर करता है। वेस्ट बंगाल से आगे बढ़ेंगे तो ऊपर को आपका क्या आ जाएगा? ये वाला सिक्किम, ठीक है? तो सिक्किम के साथ भी नेपाल अपना बॉर्डर शेयर करता है। किसके साथ? सिक्किम के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करेगा नेपाल। और उसके बाद जो लास्ट है, ठीक है? हम यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं लास्टली कि जो नेपाल है, वो कितने राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो ये करेगा आपके पास 5 राज्यों के साथ। कितने राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करेगा? 5 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करेगा। कौन? हमारा नेपाल, ठीक है? भारत के 5 राज्यों के साथ नेपाल अपना बॉर्डर शेयर करता है। अब दूसरा जो कंट्री है दैट इज़ आवर नेपाल के बाद भूटान अगर आप लेंगे तो इसमें किसको देखेंगे हम? भूटान को। अब यहाँ पे भूटान में हम यहाँ पे देख सकते हैं भूटान इधर किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? सिक्किम के साथ कर रहा है। और यहाँ पे जो आपका दूसरा जो राज्य आ जाता है, वो आ जाता है आपके पास असम और इधर को आपका अरुणाचल प्रदेश। ये आप यहाँ से बॉर्डर शेयर देख सकते हैं कि भूटान का जो राज्य सिक्किम, ठीक है? और इसके साथ ही आपका असम आ जाएगा। असम के बाद आपका जो आपका है इधर को अरुणाचल प्रदेश है, उसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। और इधर अगर हम चले जाएँगे, ठीक है, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ऊपर यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, ठीक है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है, और उसके बाद नीचे को आपके यहाँ पे पंजाब आ जाएगा, ठीक है, और पंजाब के बाद आपका नीचे राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान के बाद इधर को आपका पूरा ये जो गुजरात है, गांधीनगर गुजरात, इन सभी राज्यों के साथ हमारा पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है। तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है? इसके बाद अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट की बात करें, इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है? नेक्स्ट हमारे पढ़ना है श्रीलंका, ठीक है? यहाँ से आगे श्रीलंका की बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे? श्रीलंका की बात करेंगे। श्रीलंका इज़ द नेबर ऑफ द इंडिया इन द इंडियन ओशन। कहाँ पे है ये? इंडियन ओशन में है, इंडियन ओशन में। और इंडियन ओशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इंडियन ओशन हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? ये, ठीक है? तो यहाँ पर श्रीलंका एग्ज़िस्ट करता है। और साथ ही साथ जो मेनलैंड है, इसको जो अलग करता है, तो ये क्या है हमारे पास यहाँ पे? पार्क स्ट्रेट, इसको क्या कहते हैं? पार्क स्ट्रेट, PALK, पार्क स्ट्रेट, इसको मेनलैंड इंडिया को सेपरेट करता है, ठीक है? और साथ-साथ यहाँ पे लिखेंगे सेपरेट, जिसको सेपरेट करता है मेनलैंड से, तो इसका नाम क्या देना आपने? पार्क स्ट्रेट, पार्क स्ट्रेट, ये आपने याद रखना है। और पाकिस्तान का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि पाकिस्तान किस-किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है? तो ये भी मैंने बता दिया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है अफ़गानिस्तान, यहाँ पे अफ़गानिस्तान की जो छोटा-सा बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है? मैंने बताया था कि 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है? तो अफ़गानिस्तान यूनियन टेरिटरी जो आज की वर्तमान में क्या है? यूटी, लद्दाख है। कौन-सा हमारे पास है? लद्दाख, यूटी हमारे पास, मैं इसको बस ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, लद्दाख थ्रू द गिलगिट बाल्टिस्तान, थ्रू द गिलगिट बाल्टिस्तान लिख रहा हूँ मैं, गिलगिट, गिलगिट बाल्टिस्तान, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी होते हैं, POK के नाम से भी जानते हैं। ये आ गया अफ़गानिस्तान के बाद। अब लास्टली हमारे पास क्या बच जाता है? चाइना। क्या बच गया? चाइना, ठीक है? तो चाइना का जो बॉर्डर है, वो किस-किस के साथ चलता है यहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के साथ चलेगा, ठीक है? ये देखिए आपका हिमाचल प्रदेश आ गया, ठीक है? हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड आ गया दूसरे नंबर पे। कौन-सा आ गया? उत्तराखंड आ गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तीसरा इसका जो बॉर्डर यहाँ पे किसके साथ लगेगा? सिक्किम के साथ लगेगा। और सिक्किम के बाद इसका लास्टली यहाँ पे किसके साथ टच करेगा? अरुणाचल प्रदेश के साथ भी ये बॉर्डर साझा करेगा, ठीक है? अरुणाचल प्रदेश के साथ।
तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ये बाकी तो सभी स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है और 1 यूटी है हमारे पास। ये तो ये सारी की सारी क्या आ गई? स्टेट आ गई। अब इसमें यूटी है, आपसे पूछा जाए कि चाइना भारत के किन राज्यों के साथ बॉर्डर साझा करता है? तो आपके आंसर क्या होंगे? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो उसमें मतलब अगर स्टेट पूछा है तो ये आपका लद्दाख नहीं आएगा वहाँ पे आंसर, ठीक है? अगर आपसे यूटी पूछा जाए तो चाइना यूटी में जो बॉर्डर शेयर करता है वो लद्दाख के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है? तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो ये म्यांमार बच गया यहाँ पे, ठीक है? म्यांमार, तो म्यांमार में अगर आप यहाँ पे बात करें तो इसका जो फ्रंटियर पोर्शन है दैट टचेस द बॉर्डर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसके बॉर्डर को टच करता है, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा इसमें म्यांमार में। दूसरा इसमें कौन सी, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। दूसरा इसमें आपका नागालैंड आ जाएगा, कि ये भी नागालैंड। और इसमें तीसरा जो बॉर्डर आएगा ये स्टूडेंट दैट इज आवर मणिपुर एंड मिजोरम, मणिपुर एंड मनी एंड मिजोरम, ठीक है? मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मणिपुर, मिजोरम। ये सारे के सारे किसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है? यहाँ तक हमारे पास क्लियर पॉइंट हो गए। अगर हम यहाँ पे इंडियन स्टेट की बात करें, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ और रह जाती है कि जो इंडियन स्टेट्स है हमारे पास, ठीक है? वो बांग्लादेश, भारत की जितनी भी ये स्टेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है? मोटे-मोटे तौर से अगर आप यहाँ पे बात करें, तो जो भारत के ये जो राज्य है, ये बांग्लादेश के साथ भी तो बॉर्डर साझा कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास कौन-सी कंट्री है? लास्ट में बांग्लादेश है, ठीक है? तो बांग्लादेश के साथ कितने राज्य अपना बॉर्डर शेयर करते हैं? तो अगर आप इसमें बांग्लादेश की बात करें, तो इसमें आ जाएगा आपके पास मिज़ोरम, ठीक है? ये इसके लिए मैं बात बता रहा हूँ, मिज़ोरम, त्रिपुरा, कौन-सा आ जाएगा? मिज़ोरम, त्रिपुरा और आपका आ जाएगा असम, असम, मेघालय, ठीक है? मेघालय और वेस्ट बंगाल। तो ये हमारे पास किसके साथ है? बॉर्डर बनाते हैं, आपके बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे यहाँ तक ये लगता है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। अगर आपको अभी तक कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट नहीं है, तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, समाप्त करेंगे और कल हम नए टॉपिक, नई एनर्जी के साथ दोबारा से जॉइन करेंगे और कल का जो टॉपिक रहेगा, वो रहेगा लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशंस ऑफ द कंट्री। कल हम इसको पढ़ेंगे यहाँ पे ज्योग्राफी में, फुल डिटेल में, फुल डेप्थ में पढ़ाने का प्रयास करेंगे, बेसिक से एडवांस की तरफ जाएँगे। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। इज़ देयर एनी डाउट क्वेश्चन? एनी डाउट क्वेश्चन? बताएँ बच्चों। समझ आया आपको? कैसी रही आपकी क्लास? यू हैव टू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू, ठीक है? तो क्या करना है आपने? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाना है। इज़ एवरीथिंग क्लियर?